नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षणों पर बल देता है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में एक गहरा व आंतरिक संबंध होता है और ऐसा ही संबंध उन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाया जाता है जो सामाजिक जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अतः यह बहुत स्वाभाविक है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत घनिष्ठ संबंध दिखता है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु, मध्ययुगीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन व टॉमस एक्विनास तथा आधुनिक युग से संबंधित विचारक मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो व मॉन्टेस्क्यू आदि ने अपनी राजनीतिक रचनाओं के निर्माण में अन्य सामाजिक विज्ञानों से मदद ली थी। यह उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी के अंतिम और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में यह विचार अधिक प्रचलित हुआ कि सभी सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन क्षेत्र अलग अलग है। इस विचार से सभी सामाजिक विज्ञानों को आपसी भिन्नता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस तथ्य पर बल दिया गया कि मूल रूप से प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का अपना स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व है। इस विचार ने राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच आपसी सहयोग की प्राचीन परंपरा के विकास में कुछ समय के लिए बाधा डाली, किंतु इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं सदी के मध्य काल में मार्क्स तथा कॉम्टे ने राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर बल दिया और इसी आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही सभी विद्वानों ने इस विचार को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया कि राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध है, किंतु इस बात पर सीमित मतभेद था कि राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किस सामाजिक विज्ञान से है। उदाहरण के लिए सीलेन ने इतिहास से, सेलिगमैन ने अर्थशास्त्र से तथा ग्राहम वालास ने मनोविज्ञान से राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक घनिष्ठता स्वीकारी। आगे चलकर कैटलिन ने राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक घनिष्ठता समाजशास्त्र से बताई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद का उदय हुआ तो उसने राजनीति विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठता को एक नए उत्साह एवं बौद्धिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। इस दृष्टि से व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम का निर्माण किया, जो राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठता मानने वाले परंपरावादी दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। व्यवहारवादियों की अंतर अनुशासनात्मक उपागम संबंधी मान्यताओं का उल्लेख हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस उपागम के बारे में व्यवहारवादियों का प्रमुख दोष यह माना जाता है कि उन्होंने इस उपागम के इस्तेमाल में मूल्य निरपेक्षता पर अत्यधिक बल दिया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने उनके इस दोष का अंत करते हुए इस उपागम का प्रयोग मूल्य प्रधान अध्ययन के लिए किया है। अब हम राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध देखेंगे। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है यह देखेंगे। इतिहास मानव सभ्यता के अतीत काल का अध्ययन करता है और यह सभ्यता के एक अंग के रूप में अतीत की राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। इतिहास के इस प्रमुख गुण के कारण इतिहास व राजनीति शास्त्र में घनिष्ठता दिखती है। दोनों शास्त्रों के बीच अनुकूलता, घनिष्ठता या संबंध कहें वो इस तरह है।
इतिहास की राजनीति शास्त्र को देन। पहला, राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र का आधार इतिहास बनता है। इतिहास की मदद से राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति व विकास को समझने में मदद मिलती है। इतिहास से प्राप्त तथ्यों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इतिहास से प्राप्त अनुभव के आधार पर शासन की नीतियों का निर्माण एवं संचालन किया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र की इतिहास को क्या देन है। सभी कालों के इतिहास के निर्माण में राजनीतिक घटनाओं का प्रमुख स्थान होता है। इतिहास के अध्ययन में इन राजनीतिक घटनाओं को राजनीति शास्त्र की इतिहास को देन मानी जाती है। राजनीति शास्त्र इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। इन दोनों शास्त्रों में अंतर भी हम देखेंगे। दोनों शास्त्रों के कालक्रम तथा अध्ययन सामग्री की दृष्टि से अंतर है। इतिहास केवल वर्णनात्मक पद्धति अपनाता है, किंतु राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक के साथ ही दार्शनिक एवं अन्य पद्धतियों को भी अपनाता है। इतिहास अपनी प्रकृति से मूल्य निरपेक्ष व तथ्यात्मक है, किंतु राजनीति शास्त्र मूल्य प्रधान व तथ्यात्मक है। इतिहास का संबंध केवल अतीत से है, किंतु राजनीति शास्त्र का संबंध तीनों कालों से है। यद्यपि दोनों शास्त्रों में अंतर है, किंतु ज्ञान एवं विद्या के विकास के लिए इन दोनों में आपसी सहयोग होना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता इस तथ्य से प्रकट होती है कि अतीत में राजनीति शास्त्र के एक अंग के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। यद्यपि आज अर्थशास्त्र का स्वतंत्र विकास हो चुका है, किंतु इन दोनों शास्त्रों में पर्याप्त घनिष्ठता देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र की राजनीति शास्त्र को क्या देन है, यह हम देख लेते हैं। राज्य एवं अन्य राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास में आर्थिक क्रियाओं का योगदान रहा है। आर्थिक परिस्थितियां राज्य की नीतियों के निर्माण को प्रभावित करती है। आर्थिक असंतोष क्रांति व युद्ध जैसी राजनीतिक घटनाओं को जन्म देता है। राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र को क्या देन है। राज्य अपनी नीतियों के द्वारा समाज के आर्थिक ढांचे एवं व्यवस्था का निर्माण करता है। प्रशासन की दक्षता व स्तर आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं। युद्ध जैसी राजनीतिक घटना का राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों शास्त्रों के बीच अनेक अध्ययन विषयों की समानता भी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि दोनों शास्त्रों में क्या अंतर है। राजनीति शास्त्र मुख्यतः व्यक्ति का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मुख्यतः वस्तु अर्थात संपत्ति का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की तुलना में राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। अर्थशास्त्र केवल वर्णनात्मक विज्ञान है, किंतु राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक एवं मूल्यात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। उपरोक्त अंतरों के बावजूद दोनों शास्त्रों में बहुत घनिष्ठता है और ज्ञान व शिक्षा के विकास के लिए इन दोनों में सहयोग होना जरूरी है। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान में क्या संबंध है। मनोविज्ञान व्यक्ति व समूह की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र व्यक्ति व समूह के राजनीतिक जीवन से संबंधित शास्त्र हैं। इन दोनों शास्त्रों में आपसी घनिष्ठता देखी जाती है। मनोविज्ञान की राजनीति शास्त्र को देन है। राजनीतिक नेतृत्व की सफलता मनोविज्ञान के तथ्यों के कुशल प्रयोग पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक पद्धति की मदद से किसी राष्ट्र की जनता के राजनीतिक व्यवहार को समझने में मदद मिलती है।
जब शासन जनता के मनोविज्ञान के अनुरूप होता है तो क्रांति की संभावना नहीं रहती है। राजनीति शास्त्र की मनोविज्ञान को क्या देन है? राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान को अध्ययन हेतु राजनीतिक सामग्री प्रदान करता है। शासन की नीतियों व जन मनोविज्ञान को भी राजनीति विज्ञान प्रभावित करता है। दोनों शास्त्रों में अंतर। मनोविज्ञान समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, किंतु राजनीति शास्त्र केवल बाहरी राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान यथार्थवादी विज्ञान है, किंतु राजनीति शास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है। मनोविज्ञान व्यक्ति को भावना प्रधान प्राणी मानता है, किंतु राजनीति शास्त्र व्यक्ति को बुद्धि प्रधान प्राणी मानता है। राजनीति शास्त्र की तुलना में मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है और इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। यद्यपि राजनीति शास्त्र एवं मनोविज्ञान में अंतर है और महत्वाकांक्षी राजनेताओं द्वारा राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के दुरुपयोग का खतरा भी है, तो भी यह कहा जाता है कि राजनीतिक जीवन की समस्याओं को समझने में और उनके हल प्रस्तुत करने में मनोविज्ञान उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वस्तुतः ज्ञान व विज्ञान के विकास के लिए तथा शासितों के अनुकूल शासन के संचालन के लिए इन दोनों शास्त्रों के बीच पर्याप्त सहयोग की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र एवं भूगोल में क्या संबंध है। हम यह जानते हैं कि मानव का राज्य नामक संगठन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय है। हम यह भी मानते हैं कि राज्य के निर्माण तत्वों में से भूखंड, जिसमें पृथ्वी, जल और वायु सभी सम्मिलित हैं, एक महत्वपूर्ण तत्व है। चूँकि भूगोल के अध्ययन के विषय भी पृथ्वी, जल, वायु होते हैं, अतः भूगोल एवं राजनीति शास्त्र परस्पर घनिष्ठतया संबंधित हैं। अनेक लेखकों ने राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियां तथा भौतिक वातावरण के प्रभाव के विषय में विचार किया है और यह प्रतिपादित किया है कि भौगोलिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक वातावरण, भौतिक वातावरण का प्रभाव किसी देश के निवासियों के चरित्र व राष्ट्रीय जीवन तक ही सीमित नहीं होता, अपितु उनका प्रभाव वहाँ की सरकारी नीतियों तथा सरकार के कार्यों पर भी पड़ता है। रूसो ने लिखा है कि जलवायु के प्रकार तथा सरकार के प्रकार में घनिष्ठ संबंध रहता है। उन्होंने यहाँ तक भी प्रतिपादित किया है कि उष्ण जलवायु में निरंकुश राजतंत्र, शीत जलवायु में बर्बर तंत्र तथा सम जलवायु में सुराज्य की स्थापना होती है। मोंटेस्क्यू के मतानुसार पर्वतीय प्रदेशों तथा शीत जलवायु में दासता तथा निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है। बर्कले के कथनानुसार मनुष्य की स्वाधीन इच्छा नहीं, अपितु उसका भौतिक वातावरण, विशेषतः जलवायु, भोजन तथा प्रकृति की साधारण बातें व्यक्ति तथा समाज के व्यवहार का निर्धारण करती है। जर्मन में तो राजनीतिक तथा भौगोलिक जीवन के संबंध का महत्व इतना माना जाता है कि वहाँ जियोपॉलिटिक्स नाम के एक अलग विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य के वैयक्तिक व सामुदायिक जीवन पर पड़ता है। इसीलिए यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ लेखकों ने इस प्रकार के प्रतिपादन में अतिशयोक्ति कर दी है। लेकिन इतना अवश्य है कि देश विशेष के दैनिक राजनीतिक जीवन पर वहाँ की भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। समुद्र से घिरे हुए देश की नौ शक्ति तथा एक विस्तृत देश की वायु शक्ति अधिक श्रेष्ठ होती है, यह हम सभी जानते हैं। अमेरिका और रूस जैसे राज्य यदि आज संसार की राजनीति में इतना महत्व रखते हैं तो इसका कारण उनका विशालकाय होना भी है। अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश यदि राजनीतिक दृष्टि से इतने पीछे हैं तो इसका भी कारण उनका छोटा होना है तथा प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से असंपन्न होना है।
अफ्रीका के अनेक देश राजनीतिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं, इसका कारण भी उनकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति है, जिसके कारण इन देशों में अब भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां मनुष्य आसानी से पहुंच नहीं सकते। हमारा व्यावहारिक ज्ञान हमें यह बताता है कि प्राकृतिक सीमाओं से रहित देश को अपनी सैनिक शक्ति की ओर सदा ध्यान देना पड़ता है तथा इसके विपरीत सीमाओं से सुरक्षित देश की सैन्य शक्ति की ओर सदा इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां तथा मनुष्य के राजनीतिक जीवन के संबंध की अविच्छेद्यता वस्तुतः उस समय थी जब मनुष्य प्रकृति के पूर्णतः अधीन था। अब जब मनुष्य ने प्रकृति के अनेक पहलुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, भूगोल ही राजनीतिक जीवन का निर्धारण करता है, ऐसी बात नहीं रह गई है। वास्तविकता इस संबंध में यह है कि आविष्कारों ने भौगोलिक परिस्थितियों को बदल दिया है। हम देखते हैं कि यदि वायुयान ने प्राकृतिक सीमाओं के महत्व को समाप्त कर दिया है, तो नदियों से उत्पन्न बिजली ने कोयले को महत्वहीन कर दिया है। संक्षेप में, मनुष्य ने विभिन्न राज्यों की प्राकृतिक असमानताओं पर विजय प्राप्त कर ली है और पारस्परिक विनिमय के माध्यम द्वारा संपूर्ण जगत के प्राकृतिक साधन सभी राज्यों को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियां ही राजनीतिक जीवन का निर्धारण करती हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बात में भी संदेह नहीं है कि भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य के जीवन, उसकी शक्ति एवं उन्नति पर प्रभाव नहीं डालती। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति शास्त्र तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों के में गहरा संबंध है एवं अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक करके राजनीति शास्त्र का उचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसा कि विचारवादियों का मत है, मनुष्य के ज्ञान की राशि समष्टि रूप है और विभिन्न शास्त्र उसकी शाखाएं हैं, अतः उनमें से किसी एक का भी ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक ज्ञान की अन्य शाखाओं को अच्छी तरह से न जान लिया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक शास्त्रों की सहायता अनिवार्यतः अपेक्षित है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।